आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में बात करेंगे हम बल। बल की बात करें, ये न्यूटन ने परिभाषित किया था, जिस वजह से ये क्या है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फिर बल का मात्रक होगा न्यूटन। अगर बल की बात करें, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बल की बात करें तो बल को न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में परिभाषित किया। गति का दूसरा नियम था गति का दूसरा नियम। यह क्या कहता है? यह कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। मात्रक निकाले तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन ने प्रतिपादित किया है तो न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है, उतारिए, नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, हो गया भाई? अभी रह गया? हो गया। चलिए, अगर हम बात करें, बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपका अभिकेंद्र बल, यस सर, और एक होता आपका अपकेंद्र बल। एक होता अभिकेंद्र बल और एक होता है अपकेंद्र बल। ये वृत्तीय वक्र पर कार्य करते हैं मुख्यतः। हाँ, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल ये मुख्यतः वक्र पर कार्य करते हैं, वृत्तीय वक्र पर। कैसे? अभिकेंद्र का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या करेगा? केंद्र की ओर। और अगर इसकी बात करें तो ये कहां करेगा? केंद्र से बाहर की ओर। ये केंद्र की ओर लगता है और ये होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। एग्जाम में पूछता है इनसे, उदाहरण पूछता है, यानी कैसे? सपोज डेट, मान लीजिए
बाल्टी में पानी भरा और आप उसे घुमाने लगो, बाल्टी में पानी भरो आप उसे घुमाने लगो, तो पानी जो है गिरता नहीं है, क्योंकि उस पर बाहर की ओर, यानी इस पानी को बाहर की ओर ढकेलने का काम करता है। तो कौन सा बल काम करेगा बाहर की ओर ढकेलने का? मैंने बोला बाहर की ओर ढकेलने का काम करेगा अपकेंद्र बल। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, बताइए मुझे। बिल्कुल, अब देखो, जैसे आप दूध चलाओगे तो दूध में से मक्खन बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? अपकेंद्र बल। तो दूध से मक्खन निकालना, पृथ्वी का घूमना या घुमाव, यह भी अपकेंद्र बल का ही कारण है। लेकिन अपकेंद्र बल ज्यादा लगा होता है, जिस वजह से ये बंधा होता है। एक बात अब ध्यान रखना, जहां अपकेंद्र बल लगता है वहीं अभिकेंद्र बल भी लगता है। अपकेंद्र और अपकेंद्र दोनों बल कार्य करते हैं, लेकिन जहां अपकेंद्र बल ज्यादा होगा अभिकेंद्र बल कम, अभिकेंद्र बल कम होगा अभिकेंद्र बल ज्यादा, इस प्रकार। यानी जैसे हम अगर बात करें, अगर इसी की बात करें, तो आप अगर बाल्टी को आप छोड़ दोगे, अगर आप बाल्टी को छोड़ दोगे तो उस पर कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्र बल। तो बाल्टी दूर जाएगी, पानी एक प्रकार से फैल जाएगा। जैसे अगर हम बाल्टी में पानी भरा हुआ और आप उसे ढीला छोड़ दें या बाल्टी को मतलब छोड़ दें तो पानी नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उस पर अपकेंद्र बल कार्य कर रहा था जो उसे रोक रहा था, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करने लगा, तो वो पानी गिर जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप देखोगे रस्सी में बांध के कुछ घुमाते हैं ना, और जैसे आप छोड़ते तो वो दूर जाता है, क्योंकि आपने रस्सी में पकड़ रखा था, उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? अपकेंद्र बल। और जैसे ही आपने छोड़ा तो उस पर अपकेंद्र बल कार्य करने लगा, दूर चला गया, है ना। अब देखिए चरखी की बात करें, चरखी पे कौन सा बल कार्य करेगा? अब दिख रहा है, उस पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि वो सेंट्रीफोर्सल बल होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफोकल बल इंग्लिश में। गाड़ी का पहिया घर्षण बल यानी अपकेंद्र बल का उदाहरण है वो भी। ये वास्तविक बल होता है, ये आभासी बल होता है अपकेंद्र बल। ये वास्तविक होता है, ये आभासी होता है। मौत के कुएं में घूमना कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्र बल। मोड़ पर साइकिल का घुमाव कौन सा बल कार्य करेगा? अपकेंद्र बल। गाड़ी में बैठे सवार का बाहर की ओर झुक जाना कौन सा बल का उदाहरण है? अपकेंद्र बल, क्योंकि बाहर की ओर फेंक रहा। सीधा सा उदाहरण लिखा दिया मैंने, जो केंद्र की तरफ खींचेगा, ठीक है, और जो बाहर की ओर खींचेगा अपकेंद्र बल, केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल, ठीक है। ये हो गया। कोई नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यानी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंड को, एक सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल यानी किसी पिंड का अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करने वाला बल होता है ये। जैसे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करने वाला बल, अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल जो है तुम्हारा, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये काम करता है यानी F बराबर G(m)(m)/r²। यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं ध्यान देना। यहां G क्या है?
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ये काम करता है किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल होता है एक प्रकार से, किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के मध्य लगने वाला बल। यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकता है? कैपिटल एम यानी ये पृथ्वी हो जाएगा और ये अन्य वस्तु हो सकती है, द्रव्यमान है दोनों। M1 M2 भी कर सकते हो, इसे M1 M2 भी कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। क्या ये इसे M1 M2 कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, समझने के लिए कंफ्यूजन हो कि स्मॉल m और बड़ा M किसका मात्रक है। यानी दो वस्तु पिंडों पर काम करेगा ये। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, हो गया ना सभी का। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी को या पृथ्वी से, चलिए क्वेश्चन लिखिए। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी से किसी पिंड की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मैंने बोला है कि किस पृथ्वी से पिंड की दूरी हमने कितनी कर दी है? दोगुनी। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल का पूछ रहा है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए कैसे कर सकते हो। हमने अभी पढ़ा था F बराबर होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यह कांस्टेंट है अर्थात नियत है, और जब ये नियत होंगे तो हम इसे लिख सकते हैं F अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर। नियत का मतलब होता है स्थिर होते हैं, दोनों में सेम है, ठीक। R का मान पहले R ही है, दोबारा मान R को क्या कर दिया हमने 2R, ठीक है जी। तब F बराबर F2 निकालेंगे हम तो हो जाएगा, आप कहोगे F अपॉन 2R स्क्वायर या 1 अपॉन के 4R स्क्वायर, जबकि 1 अपॉन R स्क्वायर किसका मान है? F1 का। तो हमें यह चीज देखने को मिल गई कि F2 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणा F1, यानी कितना होगा? पहले बल का 1/4 हो जाएगा। अगर त्रिज्या को दूना कर दें तो बल 1/4 हो जाएगा। चौथाई होगा। अरे एक बात बताइए, हमारा ये 1/4R स्क्वायर आया है, तो ये 1/4 गुणा 1/R स्क्वायर होगा नहीं होगा? ये होगा। और इसका मान क्या है? तो 1/4 गुणा F1 होगा। तो पहले बल का 1/4 हुआ नहीं हुआ? वही तो मैंने लिखा है, पहले बल का 1/4 हो जाएगा। F1 का तो 4 गुना होगा ना, F1 का 4, F1 F2 का 4 गुना रहेगा, तो वो चौथाई हो गया ना, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए। मैं कह रहा हूं कि यदि, हाँ लिख लो चाहे, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो बल पर क्या प्रभाव होगा? तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना। देख लेते हैं। अभी बताया मैंने F आप कर सकते हो इसे, यानी क्या कर सकते हो? हमने पढ़ा Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, हमें R स्क्वायर मान दिया, तो ये कांस्टेंट है, इसे हम मान लेंगे कांस्टेंट। तो F अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसे F1 माने। F2 लेंगे तो हमने त्रिज्या को किया आधा, यानी 1/2 का वर्ग या 1/4, यही तो होगा।
सॉरी आर भी कर देते इसे, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस 4 को ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/r स्क्वायर गुणा 4 यही तो बचेगा, और इसका मान कितना है f1, तो f2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा f, कितना हो गया 4 गुना हो गया, अब कितना हो गया 4 गुना हो गया, आया समझ में? उतार लीजिए फिर नेक्स्ट करा दूंगा। बल 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 टॉपिक बल है, कार्य ऊर्जा बल, बल कार्य ऊर्जा। इसके मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन एक बार थ्योरी करा देता हूं, फिर आगे से हम जो है थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया करेंगे। मेरे पास है ना, ठीक है, ठीक हो गया ना, ये तो हो गया सभी का। बल गुरुत्वाकर्षण की बात करी हमने, पृथ्वी पर एक त्वरण भी काम करता है वेग के कारण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम इसकी बात करें, किसी भी दो वस्तु के मध्य एक बल कार्य करता है F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ठीक है। अगर गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी पर G, अगर हम यहां बात करें तो पृथ्वी पर कोई वस्तु होगी तो उस पर एक बल कार्य करेगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण भी, तो वो बल F बराबर होगा mg, ठीक है। m क्या है, द्रव्यमान हो गया उस वस्तु का, और g क्या हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 9.8 या 10 भी होती है, ठीक है। अगर हम केंद्र की तरफ, ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो जी का मान बढ़ता जाता है, और केंद्र से मतलब केंद्र की तरफ आएंगे तो जी का मान घटता जाता है। अब देखो कैसे, हमने अभी गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करेगा, कैसे करेगा, हमने पढ़ा था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि F का मान हम कर दें mg कर दें तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। यहां m2 जो लिया हमने, यहां इसे लेंगे हम m2 लेंगे, क्योंकि दूसरी वस्तु के बारे में परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो यहां भी m2 होगा, m2 से m2 बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि g बराबर क्या होगा, g m अपॉन r स्क्वायर, g m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो g m कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका मान बदलता रहेगा वस्तु का, तो ये हो जाएगा g अनुक्रमानुपातिक कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर हो सकता है। यानी g कैसा होगा, समांतर होगा नहीं होगा, बताइए से क्वेश्चन कराएंगे उस पर आधारित कैसे होंगे। ये m देखो, हम यहाँ m2 दूसरी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, m1 करते हैं पृथ्वी के लिए। हम जो यहाँ मान कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, किसी अन्य वस्तु के लिए जो पृथ्वी पर होगी, तो उस वस्तु को लेकर के m2 करेंगे हम, m2 से m2 कट जाएगा, तो f बराबर mg होता ही है, g बराबर क्या बचेगा, g ये m, ये वाला m1 है, ये हमने ये कांस्टेंट मान लिया पृथ्वी के लिए, कांस्टेंट एक, कांस्टेंट के लिए m का मान हम 1 मान लेते हैं, और r का मान भी हम 1 मान लेंगे, दूरी भी मान ली, एक द्रव्यमान पे एक दूरी हो तो कितना हो सकता है, तो उसमें g और g दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। ये कांस्टेंट हो जाए, यहाँ भी 1 कर दोगे, हाँ जी, समानुपाती अनुक्रमानुपाती, ये भी त्रिज्या के किस व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो एक चीज और भी है यहाँ पे,
बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। यहां से क्वेश्चन बनता है। एक बात तो ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का जो द्रव्यमान है कभी चेंज नहीं होता। कभी नहीं बदलता। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। कहीं भी आप चले जाओगे वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगर बदलता है तो बदलता क्या है? भार, वजन, इसे ही हम बोलते हैं बल। ये बदलता है। अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति का जो भार है 500 न्यूटन है, पृथ्वी पर भार 500 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसे 1/6 कर दीजिए, है ना? तो कितना हो सकता है? 6×8 = 48, 6×3 = 18, यही होगा ना लगभग, है ना? ये होगा उसका चंद्रमा पर भार। और अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, उतारिए से अगला क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिए। एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है 50 किलोग्राम है, उस व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? उस व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? बताइए मुझे। 50 किलो। बताइए। निशा, काजल, निपेंद्र, बताओ। जितेंद्र, कितना होगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अरे द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, अभी बताया मैंने। इसमें सोचने वाली बात क्या है? द्रव्यमान तो इतना ही रहेगा। अगर मैं यहां पूछता कि चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, यानी भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार बताइए, तो भार कितना होगा बताइए? कितना होगा? भार कितना होगा इसका? 8 पॉइंट कुछ है। एक बात बताइए मुझे, पहले हम पृथ्वी पर भार निकालेंगे इसका। पृथ्वी पर भार कितना होगा? mg से। m कितना है? 50। g का मान 9.8 या 10 होता है। निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 5 × 40 और 5 × 45 और कितना होगा? 490 न्यूटन। चंद्रमा पर निकालना है तो 1/6 कर दो। 6×8 = 48, 1 0, 6 कम 6, 4 0 है ना, 6 × 6 = 36, यही होगा ना? बस बताओ। द्रव्यमान में बदलाव नहीं होता है, भार बदलता है। भार एक प्रकार का बल ही होता है। जी का मान 9.8 रख सकते हैं। जी का मान 9.8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, दोनों ही सही होंगे। केंद्र पर 9.8 होता है वैसे मुख्यतः, समझ रहे हो ना? ज्यादातर 9.8 ही होता है, 10 तो ऊपर जा रहे नीचे तब बदलता है, ये होता है।
अगर मान लीजिए सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से नीचे गिर रही है, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से एक समान त्वरण के साथ गिर रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान परिवर्तन होगा, त्वरण में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा, या त्वरण शून्य होगा? त्वरण में परिवर्तन होगा। यानी मैं ध्यान देना एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि दो वस्तु हैं, यानी एक कोई वस्तु है और वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ध्यान देना, स्वतंत्र रूप से एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से गिर रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक समान त्वरण से गिर रही है, ध्यान देना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, त्वरण शून्य, वेग शून्य, वेग परिवर्तन, और डी ऑप्शन है त्वरण परिवर्तन। चौथा कह रहा हूं मैं त्वरण परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दूसरी वस्तु है एक समान वेग से। ये दो क्वेश्चन आपके पास कि कोई स्वतंत्र रूप से दो वस्तु गिराई गई हैं एक समान त्वरण के साथ और एक समान वेग के साथ, तो पहले ऑप्शन दोनों के आपके पास यही है। तो मुझे आप बताइए कि अगर एक समान त्वरण से गिर रही है तो इसका आंसर क्या होगा, और एक समान वेग से गिर रही है तो आंसर इसका क्या होगा? बताइए क्या होगा? वेग शून्य होगा, एक त्वरण शून्य होगा। अब देखो, पहचान करने के लिए आप खुद बताओगे, ध्यान देना। त्वरण बराबर होता है परिवर्तन की दर, अर्थात वेग परिवर्तन बटे, अर्थात समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तब होगा त्वरण, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले बताइए कौन सा एक समान त्वरण से गिर रही है, तो क्या होगा आंसर? हाँ, एक बराबर भी है ऑप्शन में, त्वरण वेग बराबर होगा, बराबर त्वरण और वेग। मुझे एक बात बताइए, एक समान त्वरण से कोई वस्तु गिर रही है, इसका मतलब उसमें त्वरण होगा, और त्वरण कब होगा? जब उसमें वेग में परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर वेग परिवर्तन नहीं होगा क्या? अरे जब वेग और त्वरण दोनों समान हो जाएंगे, अगर वेग और त्वरण दोनों समान हो जाएंगे, वेग अगर समान होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा नहीं होगा? अब बताइए दूसरे का आंसर क्या आएगा? फिर वही कंडीशन, अरे जब वेग समान हो जाएगा तो त्वरण शून्य होगा नहीं होगा? बताओ, त्वरण कब उत्पन्न होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कहां से उत्पन्न होगा? बताइए मुझे। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि u बराबर 20 मीटर पर सेकंड है वेग, और v बराबर भी 20 मीटर पर सेकंड है, समान एक समान त्वरण है, तो आप करोगे u माइनस वी अपॉन टी करोगे, 20 माइनस 20 अपॉन टी करोगे, कितना आ जाएगा? 0 आएगा नहीं आएगा त्वरण? बताइए। u प्रारंभिक और अंतिम है। बिल्कुल, u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है। एक समान त्वरण से गिरी रही है वो, यानी पहले भी उसका वेग वही था, अंतिम भी वही हो गया। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है। बताइए, आए ना समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्ते।